दोस्तों भारत में जिसे देखो वो चीन के पीछे पड़ा हुआ है। चीन को वो काफ़ी बेहतर बताता है। लगता है कि चीन ही सब कुछ है। कोई कहता है चीन 50 साल आगे चल रहा है, तो कोई कहता है कि चीन 80 साल आगे चल रहा है, तो कोई कहता है चीन भारत से 100 साल आगे चल रहा है। दुनिया का हिस्सा ना हो, वो किसी और प्लेनेट का हिस्सा हो। और लगता है कि चीन को कभी भारत पीछे कर ही नहीं पाएगा, या भारत कभी चीन से आगे निकल ही नहीं पाएगा। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। ये यूँ कह लें कि मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची कहानी रख रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके मन में भी सवाल उठेगा कि क्या वाकई भारत चीन से आगे निकल सकता है, या आपके अंदर वो विश्वास पैदा हो सकता है कि हाँ, भारत जो है वो चीन से आगे निकल सकता है अगर भारत भी कुछ बेहतर और सही तरीके से कदम उठाए तो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जापान की। 90 के दशक का जापान, जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसके अकेले की अर्थव्यवस्था एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न यूरोप से भी ज़्यादा थी। दोस्तों अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इतनी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। और ये हुआ था उसके द्वारा किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा। दोस्तों 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो जापान के ऊपर अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। जापान बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसने अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, बैंक्स को स्ट्रॉन्ग किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर उसने फोकस किया और सप्लाई चेन को बेहतर बनाया, जिसके कारण वो कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। इसका फ़ायदा वहाँ की इकोनॉमी को हुआ। लेकिन 1985 आते आते जब जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर एक प्लाजा अकॉर्ड साइन किया, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी जापान के ऊपर दिखने लगा। जो उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी मजबूत थी और एक्सपोर्ट पे डिपेंड थी, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, श्रिंक करने लगी। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी दोस्तों वो ये थी कि जापान का जो येन था वो स्ट्रांग होने लगा था, और उस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग यूएस का जो डॉलर था वो डेप्रिशिएट करने लगा, जिसके कारण जापान के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपना सारा का सारा फोकस जो वो डोमेस्टिक मार्केट की तरफ किया, और वहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इन बैंक के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोन महंगा हो गया और लोगों ने परचेजिंग पावर करनी कम कर दी, जिसके कारण रियल एस्टेट में जो बूम बना हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो बूम बना हुआ था वो क्रैश कर गया। और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया जापान में जब जापान की इकोनॉमी लड़खड़ाने लगी। लेकिन उसी बीच चीन ने बहुत अच्छा अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था दोस्तों। 1978 में चाइना ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को करने वाले थे डेंग जियाओपिंग। उनके अगुवाई में जो चीन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था उसने भी वही काम किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया और अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। इस मैन्युफैक्चरिंग हब के कारण जो है चीन जापान की तरह ही एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। और कुछ ही दशकों में दोस्तों देखते देखते सन 2010 आते आते चीन ने जापान को पीछे छोड़ दिया। सन 2025 की रिपोर्ट ये बताती है दोस्तों कि आज चीन की जो इकोनॉमी है, और चीन के 3 राज्य इकोनॉमी है, वो जापान की इकोनॉमी से बड़ी हो चुकी है। विश्व में आज जो चीन का जो रुतबा है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का है। ये अपने आप में बहुत ही बेहतर तरीके से किया इकोनॉमिक रिफॉर्म का नतीजा है दोस्तों, कि आज चीन बहुत आगे निकल चुका है। चीन आज विश्व का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है, $3,140 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। दोस्तों ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे चीन की भी वही स्ट्रेटजी थी जो एक जमाने में जापान की हुआ करती थी, और अब उसी स्ट्रेटजी पे भारत भी चल रहा है। हालांकि अभी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत छोटा है, $700 बिलियन का है, जो चीन के मुकाबले कहीं नहीं टिकता है। लेकिन भारत जिस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा है वो हो सकता है कि आने वाले समय में चीन को पीछे छोड़ दे। दोस्तों ये दिखाता है कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म सही डायरेक्शन में किया जाए और सही सोच के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ किया जाए, कमिटमेंट के साथ किया जाए, तो कहीं से भी ये मुश्किल नहीं है कि भारत चीन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए और भारत अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। हालांकि
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो उस कोल्ड वॉर में विश्व जो है वो दो ध्रुव में बंट गया था। एक सोवियत यूनियन और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो खेमा था वो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्ल्ड में खड़ा है, लेकिन सोवियत यूनियन 1990 तक जाते जाते कोलैप्स कर गया था। और शायद यही वजह है कि जापान को मौका मिल गया था आगे निकलने का। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चीन ने जापान को पीछे छोड़ा है और जिस पॉलिसी को अपना के छोड़ा है, आने वाले समय में ये कोई कल्पना नहीं है या कोई सपना नहीं है जब भारत भी चीन को पीछे छोड़ सकता है। भारत भी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग करता चला जा रहा है। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करता चला जा रहा है। भारत अपने यहाँ नए नए रिफॉर्म कर रहा है, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी सेक्टर आप देख लें, हर जगह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि भारत को कुछ लोग जो कम आंकते हैं या नीचा दिखाते हैं, ये सोचते हैं कि वो चीन के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं हो सकता, उनको ये समझना चाहिए कि एक ज़माने में जापान के लिए भी यही कहा जाता था। जब पहली बार जापान को लोगों ने देखा था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि जापान जो है वो अकेले इन दो कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न यूरोप के से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट होके ईस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ आ जाएगी। तो किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों कि इतना छोटा सा देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान का कोई भी आप मार्केट ले लें, ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट ले लें, होंडा से लेके पैनासोनिक, सोनी तक सारी कंपनियां आज विश्व में अपना दबदबा रखती हैं। अगर भारत भी इसी तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म करता रहे और अपने देश में प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करता चला गया और सुधार करता चला गया, तो आने वाले समय में भारत की भी जो इकोनॉमी है वो चीन से बहुत बेहतर होगी। और हालिया रिपोर्ट तो यह बताती है दोस्तों कि भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी हाल ही में आई हुई विकास दर को ही आप देख लें तो उसमें 67.8% का विकास दर है, जहां चीन का विकास दर मात्र 5% का बना हुआ है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि आप समझ सकें जो देश 50 साल 100 साल अगर आगे चल रहा है वो आने वाले समय में पीछे भी हो सकता है। और हमारे देश के इन्फ्लुएंसर को सोचना चाहिए कि वो चीन की तो बड़ाई करें, अच्छी बात है, ये आपका अपना डिसीजन हो सकता है, लेकिन भारत के बारे में भी अच्छा जरूर सोचें और भारत को नीचा न दिखाएं विदेशी धरती पे। वैसे आपकी इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, किसी नए विषय पे, किसी नए टॉपिक पे बात करें। वंदे मातरम दोस्तों।